हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ की सीरीज़ में जैसे कि आपको पता है हमने कंपनीज एक्ट स्टार्ट किया था, तो हमने आपको कंपनीज एक्ट 2013 बताया, पूरा डिटेल में बताया था, उस पर लेक्चर हमने प्रोवाइड किया था। और साथ ही उसके बाद हमने कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 पर भी हमने डिस्कशन किया था। तो आज के लेक्चर में हम अपना लास्ट देखेंगे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2021। तो इसमें स्पेशली 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किए गए हैं। वो 10 के 10 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हैं, संशोधन हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से। उन सारे संशोधनों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हमारा लेक्चर, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए और एक एक पॉइंट को आपको बिल्कुल रिटेन कर लेना है, बार बार इस लेक्चर को सुनना है, क्योंकि 10 के 10 इंपॉर्टेंट यहाँ पर टर्नओवर से भी संबंधित है। कंपनी के टर्नओवर में चेंजेस किए गए हैं, परिभाषा में चेंजेस किए गए हैं। स्मॉल कंपनी की परिभाषा में जैसे कि पहले 2020 के अमेंडमेंट में चेंजेस किए गए थे, इसी तरह के वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस इस अधिनियम में किए गए हैं। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर से। देखिए 10 संशोधन इस कंपनी अधिनियम 2013 में, जो कि 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय वर्ष हमारा 2021 से प्रभावी हुआ है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2021 से ये प्रभावी हुआ है, केम इनटू इफेक्ट, ये प्रभाव में आया है। यानी कि इसको ये जो अमेंडमेंट किए गए थे ये हमारे इस साल फरवरी में जो बजट आया था, बजट में इसकी वित्तीय घोषणा की गई थी बजट 2021 में। तो इसको जो लागू किया गया है वो वित्त वर्ष 2021 से किया गया है। जैसे कि आपको पता होगा कि बजट जो आया था इस साल वो 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर का कहलाता है, यानी कि 21 के लिए बजट तो आया था 21 के लिए, लेकिन वो किस फाइनेंशियल ईयर में लॉन्च किया जाता है? हर साल पिछले वाले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से लॉन्च किया जाता है, लेकिन बजट होता है अगले साल के लिए। तो आप इससे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि अब हमारा फरवरी मंथ आया तो भले ही 2021 में है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर कौन सा है? ये 2020-21 तो चल रहा था जब हमारा बजट आया था। तो इसको इंप्लीमेंट किया गया है अप्रैल 2021 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के से इसको इंप्लीमेंट किया गया है। तो इसमें पहला संशोधन जो है छोटी कंपनी की परिभाषा में परिवर्तन किया गया है। कंपनियां परिभाषा विवरणों का विनिर्देश संशोधन अधिनियम 2021 1 फरवरी 2021 को पारित किया गया है और इन संशोधनों द्वारा छोटी कंपनी की परिभाषा को बदल दिया गया। अब ये नियम 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होंगे। तो छोटी कंपनी के प्रावधानों में चेंजेस किए गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कंपनी लॉ से इस बार क्वेश्चन आता है तो 99% चांस है कि क्वेश्चन इसी से ही यहीं से ही आएगा। जो चेंजेस किए गए हैं वो चेंजेस क्या है, क्योंकि पहले एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है टर्नओवर के संबंध में, जो चेंजेस किए गए थे उससे संबंधित क्वेश्चन यूपीएससी एक बार पूछ चुकी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस किए गए हैं कंपनी की परिभाषा में। तो पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस ये है कि परिभाषा पर क्या असर पड़ा है। छोटी कंपनी का अर्थ एक कंपनी एक सार्वजनिक कंपनी के अलावा, यानी कि छोटी कंपनियां एक पब्लिक कंपनी के अलावा कौन सी होंगी? जिनकी चुकता पूंजी यानी कि पेड अप कैपिटल को 2 करोड़ रुपए या उससे अधिक, या वार्षिक कारोबार का लाभ और हानि उनका अंतिम विवरण के अनुसार 20 करोड़ रुपए या उससे अधिक होना चाहिए। यानी कि जो आपकी छोटी कंपनी होंगी, स्मॉल कंपनीज की परिभाषा में क्या चेंजेस किए गए हैं कि उनकी पेड अप कैपिटल जो है 2 करोड़ रुपए या उससे कम, और उनका वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? 20 करोड़ रुपए या उससे कम। ये थोड़ा गलत हो गया है, 20 करोड़ रुपए या उससे कम, और इसी तरह 2 करोड़ रुपए या उससे कम होना चाहिए। चुकता पूंजी पहले कितनी थी? 50 लाख या उससे कम थी। अब नया प्रावधान में क्या किया गए हैं चेंजेस कि चुकता पूंजी को 2 करोड़ रुपए या उससे कम कर दिया गया है। वार्षिक कारोबार जो पहले 2 करोड़ रुपए था उसको बढ़ाकर वार्षिक कारोबार 20 करोड़ रुपए या उससे कम की 20 करोड़ रुपए तक के वार्षिक कारोबार की एनुअल टर्नओवर वाली कंपनियों को स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। यानी कि ऐसी सभी कंपनियां जिनका वार्षिक कारोबार एनुअल टर्नओवर 20 करोड़ रुपए या उससे कम होगा, 20 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां क्या कहलाएंगी? स्मॉल कंपनीज कहलाएंगी। या फिर अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो दूसरी कंडीशन क्या है? ऐसी कंपनियां जिनकी पेड अप कैपिटल चुकता पूंजी 2 करोड़ रुपए तक की है, यानी कि 2 करोड़ रुपए या उससे कम की पेड अप कैपिटल वाली कंपनियां स्मॉल कंपनीज कहलाएंगी। तो ये स्मॉल कंपनी की परिभाषा में चेंजेस किए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। अगर इस बार कंपनी लॉ से क्वेश्चन आएगा तो इसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन से, इसी अमेंडमेंट से पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो यहां पर इसका हमने फ्लो चार्ट भी बनाया है। आगे है, अगला है संशोधन दूसरा, एक व्यक्ति कंपनी की अवधारणा में संशोधन। जो सिंगल पर्सन कंपनी होती है उसके कॉन्सेप्ट में भी चेंजेस किए गए हैं। अब वो चेंजेस क्या है? कंपनियां निगमन दूसरा संशोधन अधिनियम 2021
फरवरी 2021 को पारित हुआ। इन नियमों के प्रावधान माध्यम से एमसीए ने यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक व्यक्ति कंपनी के कई प्रावधानों में संशोधन किए हैं। ये नियम 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी हैं। अब ये क्या नियम है? इसमें पहला, एनआरआई भारत में एक व्यक्ति कंपनी में शामिल हो सकता है। यानी कि इस नियम में पहला प्रावधान क्या किया गया है अमेंडमेंट, कि कोई भी एनआरआई यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस अब ये एक व्यक्ति कंपनी में शेयर डाल सकते हैं या एक व्यक्ति कंपनी सिंगल पर्सन कंपनी अपनी ओपन कर सकते हैं। दूसरा, वार्षिक कारोबार के बावजूद एक व्यक्ति कंपनी को अन्य प्रकार की कंपनी में परिवर्तित करना अनिवार्य नहीं है। यानी कि अगर टर्नओवर इनका जो फिक्स लिमिट है उससे ज्यादा भी हो जाता है तो भी उसकी परिभाषा में चेंजेस नहीं की जाएंगी, वो सिंगल पर्सन कंपनी ही रहेगी। जैसे कि आपने देखा पिछली स्लाइड में जो स्मॉल कंपनी के लिए डेफिनेशन थी कि 20 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर या इससे कम 20 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली कंपनियां क्या कहलाएंगी? स्मॉल कंपनीज। अगर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा वार्षिक टर्नओवर हो जाएगा तो वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आएंगी, उससे बाहर निकल जाएंगी। और यहाँ एक चीज हम इसमें बताना और छूट गई कि वार्षिक टर्नओवर का मतलब यहाँ यह है कि वर्ष में किसी भी समय अगर उसका कारोबार, किसी कंपनी का कारोबार 20 करोड़ रुपए को पार कर जाता है, 20 करोड़ रुपए की सीमा को पार कर जाता है पूरे वर्ष के दौरान किसी भी समय, एक दिन के लिए भी, एक घंटे के लिए भी, तो वो कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन से बाहर निकल जाएगी। दूसरा, अब इसमें प्रावधान क्या किया गया है, लेकिन अगर यही चीज 1 पर्सन कंपनी यानी कि सिंगल पर्सन कंपनी के साथ होता है, जो कि इसके डेफिनेशंस में दिया हुआ होगा कि सिंगल पर्सन कंपनी के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं होती है कि कितना कारोबार हो, वो सिंगल एंटिटी द्वारा यानी कि सिंगल व्यक्ति द्वारा उसको स्टेब्लिश किया जाता है, तो उसका कारोबार कितना भी हो जाए उसकी परिभाषा में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक व्यक्ति कंपनी किसी भी संक्रमण अवधि के बिना निगमन के बाद किसी भी समय अन्य प्रकार की कंपनी में परिवर्तित हो सकती है। यानी कि किसी भी ट्रांजिशन के बिना सिंगल पर्सन कंपनी अपनी मर्जी से चाहे तो वो किसी अन्य कंपनी की कैटेगरी में शामिल हो सकती है, या वो स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में भी शामिल हो सकती है, मीडियम एंटरप्राइजेस की भी और माइक्रो एंटरप्राइजेस की भी कैटेगरी में, किसी भी कैटेगरी में वो अपनी मर्जी से शामिल हो सकती है। चौथा संशोधन, एक व्यक्ति कंपनी को अन्य प्रकार की कंपनी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में पूरी तरह से संशोधन किया गया है। अब तीसरा संशोधन क्या है? अमेंडमेंट 3, सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा में संशोधन यानी कि डेफिनेशन, चेंजेस इन द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। जो लिस्टेड कंपनी होती हैं उनकी भाषा में, उनकी परिभाषा में चेंजेस किए गए हैं। उसमें क्या चेंजेस किए गए हैं? कंपनियां, दूसरा संशोधन अधिनियम 2021 फरवरी 19 फरवरी 2021 को पारित किया गया। यह नियम 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी है। इसमें सूचीबद्ध कंपनी की परिभाषा इस संशोधन द्वारा बदल दी गई है। क्या है इसमें? निम्नलिखित कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनी के रूप में नहीं माना जाएगा। कौन सी कंपनियां? सार्वजनिक कंपनियां, ऐसी सार्वजनिक कंपनियां जिन्होंने मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने सूचीबद्ध किया है कहां पर? सेबी ऋण और ऋण प्रतिभूति की सूची विनियम 2008 के मामले में निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां यानी कि नॉन कन्वर्टेबल लोन सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल लोन सिक्योरिटीज में अगर उन्होंने रजिस्टर्ड किया है सेबी अधिनियम 2008 के अनुसार, लेकिन वो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, तो ऐसी कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनी के रूप में, लिस्टेड कंपनी के रूप में नहीं माना जाएगा, भले ही वो सेबी अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंजीकृत हों। लेकिन अगर उन्होंने किसी स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को सूचित नहीं किया है, लिस्टेड नहीं किया है, तो ऐसी कंपनियों को सूचीबद्ध कंपनी के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। दूसरा, सेबी निर्गमित और गैर परिवर्तनीय रिडीम करने योग्य वरीयता शेयरों की सूची विनियम 2013 के मामले में निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी गैर परिवर्तनीय रिडीम करने योग्य वरीयता शेयर यानी कि ऐसी विनियम सेबी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी लेकिन उसने किसी स्टॉक एक्सचेंज में खुद को लिस्टेड नहीं किया है, तो उसको भी सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा। अगला है निजी कंपनियों के मामले में जिन्होंने सेबी ऋण और प्रतिभूति की सूची विनियम 2008 के संदर्भ में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर निजी प्लेसमेंट आधार पर अपनी गैर परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है। तीसरा, सार्वजनिक कंपनियां जिन्होंने मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अपने इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध नहीं किया है, लेकिन इक्विटी शेयरों में कंपनी अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 3 में निर्दिष्ट क्षेत्र अधिकार में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। तो ये सारी कंपनियों के इसमें सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में डेफिनेशन दी गई है। सूचीबद्ध कंपनी को डेफिनेशन में जो चेंजेस किए गए हैं वो सारे चेंजेस हमने आपके सामने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। तो ये लेक्चर आपको बार बार सुनना है क्योंकि इसका एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला संशोधन है संशोधन नंबर 4, नई कंपनियां लेखा परीक्षा की रिपोर्ट आदेश कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर 2020 प्रायोजिता। तो ये क्या है? कारो क्या है? कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर।
2020। इसमें जो चेंजेस किए गए हैं वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं ये। कारपोरेट मामले के मंत्रालय ने कंपनियों लेखा परीक्षा की रिपोर्ट आदेश 2020, जिसे कारो कहा जाता है, को अधिसूचित किया, जो 1 अप्रैल 2021 को या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए योग्य कंपनियों के लिए लागू होगा। अब ये क्या है, कारो 2016 में 16 खंडों की तुलना में कारो 2021 में कुल 21 खंड हैं। एक पुराना खंड हटाया गया है, यानी कि कारो जो था, कारो अधिनियम 2016, उसमें 16 सेक्शंस थे, 16 सेक्शन थे। तो इसमें क्या किया गया है, अब इसको सेक्शंस को कितना कर दिया गया है, 21 सेक्शन 2021 में कर दिए गए हैं। 2021 में, कारो 2021 में 21 सेक्शन कर दिए गए हैं, 21 सेक्शन। अब क्या किया गया है, एक पुराना सेक्शन को रिपील कर दिया गया है, पूरी तरह हटा दिया गया है, 7 नए सेक्शन जोड़े गए हैं, ऐड किए गए हैं, और बाकी एक अन्य जो सेक्शन है, एक सेक्शन को दूसरे सेक्शन के साथ मर्जर किया गया है। तो इस तरह एक सेक्शन नया आया है, एक सेक्शन हटाया गया है, 7 सेक्शन नए आए हैं और एक सेक्शन का मर्जर किया गया है। इसलिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय लेखा परीक्षकों को नए कारों का उपयोग करना पड़ेगा। संशोधन 5वां संशोधन क्या है, नए क्लॉज के साथ वित्तीय विवरण अनुसूची 3। 24 मार्च 2021 के अधिसूचना के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम 2013 को अनुसूची 3 में संशोधन किया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अप्रैल 2021 के पहले दिन से प्रभावी होगा। इस संशोधन के द्वारा मंत्रालय ने तुलन पत्र और लाभ और हानि के खातों के लिए नोट्स में कई खुलासे जोड़े हैं। पहला, आंकड़ों को पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ द फिगर्स, यानी कि इन सभी जो नियम है इसमें संशोधन किया गया है, यानी कि आंकड़ों को पूर्णांकित करना, राउंडिंग ऑफ द फिगर्स, प्रमोटरों का शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर्स, व्यापार देय की पुरानी अनुसूची, ट्रेड पेएबल एजिंग शेड्यूल, व्यापार प्राप्तियों की पुरानी अनुसूची, ट्रेड रिसीवेबल्स एजिंग शेड्यूल, और अचल संपत्ति के शीर्षक विलेखों को कंपनी के नाम पर नहीं रखा जाएगा। इसमें टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। तो ये सारे तुलन पत्र जो है, बैलेंस शीट, इसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए नोट्स में कई खुलासे ये जोड़े गए हैं सारे इसमें। और आगे क्या किया गया है, संपत्ति के पुनर्मूल्यांकन पर प्रकटीकरण, यानी कि डिस्क्लोजर ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, इसका भी मेंशन किया जाएगा। ऋण, यानी कि डिस्क्लोजर ऑफ लोन्स, अग्रिम निदेशक यानी कि एडवांसेस, केएमपी और संबंधित पार्टियों के लिए प्रकटीकरण, इन सबका इसमें उल्लेख किया जाएगा। बेनामी संपत्ति का विवरण, डिटेल्स ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी, इन सबका भी विवरण किया जाएगा। ये नए संशोधन के अंतर्गत किया गया है, सारे मेंशन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये नए संशोधन के अंतर्गत इसमें ऐड किए गए हैं। उधार लेने का विवरण, डिटेल्स ऑफ बोरोइंग, अगर कोई भी कंपनी अब उधार लेगी तो उसको अपने बैलेंस शीट में ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स शो करने होंगे। विलुप्त डिफाल्टर, यानी कि विलुप्त डिफाल्टर नहीं, विलफुल डिफाल्टर, यह है विलफुल डिफाल्टर, जो कि जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं, ऐसे लोगों का भी इसमें मेंशन करना होगा। कंपनियों के साथ रिश्ता, रिलेशनशिप विद स्ट्रक ऑफ कंपनीज के साथ रिश्ता, जो कि डूबी हुई कंपनियां हैं उनके साथ जो उनका इस बैलेंस शीट वाली कंपनी का रिश्ता क्या है। पंजीकरण शुल्क या कंपनी रजिस्ट्रार के साथ संतुष्टि, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और सेटिस्फैक्शन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। कंपनियों की परतों की संख्या के साथ अनुपालन, कंप्लायंस विद नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ कंपनीज, यानी कि सारी शाखाओं के साथ उनका अनुपालन, अनुपात का प्रकटीकरण, डिस्क्लोजर ऑफ रेशियोज, ये सारा मेंशन किया जाएगा। अप्रकटीकरण आय, आयकर और कंपनी अधिनियम का सामंजस्य, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, रिकंसिलिएशन ऑफ इनकम टैक्स कंप्लायंस, कंपनीज एक्ट, और सीएसआर प्रकटीकरण, यानी कि सीएसआर का डिस्क्लोजर भी इन नियमों के अंतर्गत अब बैलेंस शीट में कंपनीज को करना होगा। अगला संशोधन है संशोधन नंबर 6, निदेशकों के प्रकटीकरण में संशोधन रिपोर्ट, यानी कि निदेशक के डिस्क्लोजर में जो अमेंडमेंट किए गए हैं। 24 मार्च 2012 की अधिसूचना के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी खाता संशोधन अधिनियम 2021 में संशोधन किया है, जो वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अप्रैल 2021 के पहले दिन से प्रभावी होगा, यानी कि 1 अप्रैल से प्रभावी हो गया है। नियम 3 में पहला संशोधन इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखे जाने वाले खातों की पुस्तकों का तरीका बताया गया है, यानी कि ई मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में जो खाते रखे जाते हैं, ई अकाउंट्स जो होते हैं, उनका रखने का तरीका बताया गया है। नियम 3 में उपनियम 1 में प्रावधान डाला जाएगा। नया प्रावधान क्या है, बशर्ते कि अप्रैल 2021 के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक कंपनी जो अपनी पुस्तक की किताबों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, केवल ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करेगी जिनमें निम्न में से एक विशेषता होगी। देखिए, अब जो ऐसा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड रखे जाते हैं कंपनियों द्वारा, उनके लिए ऐसे सॉफ्टवेयर के अब अमेंडमेंट जो किया गया है, उस अमेंडमेंट में यह बताया गया है कि अब कंपनीज को ऐसे सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ेगा, ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी यूज करेगी जिसमें कम से कम निम्न में से एक विशेषता हो। कौन कौन सी विशेषताएं, प्रत्येक लेनदेन के रिकॉर्डिंग लेखा सत्यापन, ऐसी विशेषता जो
का जो सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग ऑडिट ट्रायल ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन कर सकता हो, हर रिकॉर्ड का लेन देन का हिसाब रख सकता हो, खातों की पुस्तक में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का एक संपादन लॉग बनाना, ऐसा सॉफ्टवेयर जो क्रिएटिंग एन एडिट लॉग ऑफ ईच चेंज मेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट along with, तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी भी खाते में हर एक चेंजेस के बारे में रिकॉर्ड रखने में सक्षम हो, दिनांक जब ऐसे परिवर्तन किए गए, यानी कि जिस डेट में अगर कोई एडिटिंग की गई है ऑडिट में या बैलेंस शीट में, तो वो डेट भी मेंशन होनी चाहिए, वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना चाहिए उस सॉफ्टवेयर के अंदर, द डेट व्हेन सच चेंजेस वर मेड। और लास्ट हो इसमें जो विशेषता होनी चाहिए वो ये सुनिश्चित करना कि लेखा सत्यापन का निशान अक्षम नहीं किया जा सकता, यानी कि एंश्योरिंग दैट द ऑडिट ट्रायल कैन नॉट बी डिसेबल्ड। ऑडिट ट्रायल क्या होता है? सत्यापन, लेखांकन का सत्यापन, यानी कि जो ऑडिट किया जाता है किसी भी बैलेंस शीट का, कंपनी की बैलेंस शीट का जो ऑडिट किया जाता है, सत्यापन किया जाता है, यानी कि क्रॉस चेक किया जाता है टैक्स के पर्पसेस से, उसमें अगर कोई भी किसी भी इंफॉर्मेशन को उसमें मिटाया नहीं जा सकता, डिसेबल कोई भी ऑप्शन उसमें डिसेबल नहीं किया जा सकता, ना ही उसमें किसी भी तरह का डिसेबल करने के बाद उसको मिटाया भी नहीं जा सकता। ऐसा ये सारी विशेषताएं ऐसे सॉफ्टवेयर में होनी चाहिए, वही सॉफ्टवेयर कंपनियों को यूज करने की परमिशन है या इजाजत है। लेखा सत्यापन का क्या मतलब है? यानी कि ऑडिट ट्रायल, एक लेखा सत्यापन का निशान एक चरण दर चरण क्रमिक अभिलेख के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो वित्तीय लेन देन के स्रोत का दस्तावेज इतिहास के स्रोत के रूप में सबूत प्रदान करता है। यानी कि लेखा सत्यापन, ऑडिट ट्रायल एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि स्टेप बाय स्टेप सारा बैलेंस शीट के अंदर यह बताता है कि कब किस डेट में और कितने चेंजेस, कब कौन से सेक्शन में कौन से कॉलम में बैलेंस शीट के अंदर चेंजेस किए गए हैं, किस डेट में किए गए हैं, कितने अमाउंट के किए गए हैं, वो सारा लेन देन, वो सारा ट्रांजैक्शन सबूत के तौर पर, प्रूफ के तौर पर ऑडिट ट्रायल के जरिए पता चल जाता है। एक लेखा परीक्षक लेखा सत्यापन ट्रायल की मदद से सामान्यतः खाता बही से इसके स्रोत दस्तावेज के किसी विशेष लेन देन के वित्तीय डेटा का प्रत्येक चरण का पता लगा सकता है। कोई भी ऑडिटर जो होता है वो ऑडिट ट्रायल की मदद से क्या कर सकता है? किसी भी लेन देन का, किसी भी विशेष लेन देन था, इस विशेष लेन देन का, यानी कि स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस का और स्पेसिफिक डेट में किसी भी ट्रांजैक्शन का, किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए ट्रांजैक्शन का आराम से और आसानी से पता लगा सकता है। लेखा सत्यापन में निशान का प्रावधान नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे, यानी कि जो डिसेबल का प्रावधान है वो डिसेबल ना करने का प्रावधान है वो 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगा। नियम 8 में दूसरा संशोधन बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल होने के मामले से है। नियम 8 में उपनियम 5 क्लॉज एक्स के बाद 2 नए खंड जोड़े गए जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होंगे। वित्तीय वर्ष के अंत में अपनी स्थिति के साथ वर्ष के दौरान दिवालियापन और दिवालियापन कोड संहिता, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के तहत आवेदन किए गए या किसी भी कार्यवाही लंबित होने का विवरण, एक बार निपटारे के समय मूल्यांकन की राशि के बीच अंतर का विवरण और बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के दौरान मूल्यांकन के दौरान किए गए मूल्यांकन का विवरण। उपर्युक्त 2 खंडों पर प्रकटीकरण अन्य प्रकटीकरण के साथ कंपनियों के निदेशकों की रिपोर्ट में देने के लिए आवश्यक होता है। अगला संशोधन है संशोधन नंबर 7, लेखा परीक्षकों के प्रकटीकरण में संशोधन रिपोर्ट। 24 मार्च 2021 के अधिसूचना के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनियों, लेखा परीक्षक और लेखा परीक्षकों संशोधन नियमों में संशोधन किया है जो 2 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगा, जो 15 अप्रैल 2021 के पहले दिन, जो 1 अप्रैल 2021 से 2021-22 के लिए प्रभावी होंगे। इसमें खंड जी को छोड़ दिया गया है। नियम 11 में संशोधन, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में अन्य मामलों को शामिल किया जाना चाहिए, और ये वाला जो संशोधन है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें आगे डिटेल में कुछ बताया गया है कि प्रबंधन में मैनेजमेंट सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास का प्रतिनिधित्व किया गया है, ऐसा ही डिटेल दी गई है। इसमें आप इसको वीडियो को पॉज करके ये सारी डिटेल खुद भी पढ़ सकते हैं। हम जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ वही संशोधन आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपका टाइम भी थोड़ा जाया ना हो। तो इसमें क्या किया गया है, ये सारे इंपॉर्टेंट, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए ऐसे लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है जिसमें ऑडिट ट्रायल यानी कि ऑडिट लॉग सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है, यानी कि उसको ऑडिट ट्रायल को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, यानी कि किसी भी चेंजेस को, अगर कोई चेंजेस किए जाते हैं किसी भी डेट में तो उन डेटों का रिकॉर्ड करना और उसमें चेंजेस को सेव करने की सुविधा होना चाहिए। पूरे साल सॉफ्टवेयर और ऑडिट ट्रायल लेखा परीक्षा सत्यापन में दर्ज सभी लेन देन के लिए संचालित किया गया है। सुविधा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है और कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रायल को संरक्षित किया गया है, यानी कि ऑडिट ट्रायल के अनुसार ऐसे सॉफ्टवेयर का यूज होना चाहिए कि जिसमें कोई भी चेंजेस किए गए हों अगर वर्ष के दौरान बैलेंस शीट में, तो वो सारे चेंजेस सेव हो जाएं। कोई भी एडिटिंग की गई है तो वो एडिटिंग डेट के साथ सेव होनी चाहिए। किसी भी तरह का अमाउंट में कोई हेरफेर की गई है तो वो भी डेट के साथ सेव होनी चाहिए। संशोधन नंबर 8,
एक व्यक्ति कंपनी और छोटी कंपनी के वार्षिक रिटर्न यानी कि कंपनी प्रबंधन और प्रशासन संशोधन अधिनियम 2021 में 5 मार्च 2021 को ये पारित हुआ। ये नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए लागू होने के तुरंत बाद लागू होगा। नियम 11 में संशोधन अर्थात वार्षिक विवरणी यानी कि एनुअल रिपोर्ट क्या किया गया है? नियम 11 में उपनियम 1 को प्रतिस्थापित किया गया है। नया नियम क्या है? प्रत्येक कंपनी अपना वार्षिक रिटर्न फॉर्म नंबर MGT 7 में दाखिल करेगी, MGT 7 में दाखिल करेगी, सिवाय एक व्यक्ति कंपनी OPC यानी कि 1 पर्सन कंपनी और दूसरी छोटी कंपनी यानी कि स्मॉल कंपनी। इन 2 कंपनीज के अलावा सारी कंपनीज अपना वार्षिक रिटर्न MGT 7 में दाखिल करेंगी। अब आपके लिए जरूरी ये नहीं है कि MGT 7 क्या है, ये आपके लिए जरूरी नहीं है। एक व्यक्ति कंपनी और छोटी कंपनी वित्तीय वर्ष 2020-21 से फॉर्म संख्या MGT में वार्षिक रिटर्न दाखिल करेंगी। अगला है संशोधन नंबर 9, ई फॉर्म CSR 1 का परिचय। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2021 से अपनी वेबसाइट पर CSR 1 फॉर्म लॉन्च किया है। CSR 1 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नंबर 1। ई फॉर्म CSR 1 को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और नियम 4 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के अनुसार दाखिल करना आवश्यक है। कंपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नियम 2014 निम्नलिखित द्वारा लागू होंगे यानी कि पंजीकृत सार्वजनिक न्यास पर जो रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है उस पर यह लागू होगा, पंजीकृत सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटीज पर लागू होगा और धारा 8 कंपनी की धारा 8 के अनुसार ये कंपनियों पर लागू होगा जो धारा 8 के अंतर्गत आती हैं। अद्वितीय CSR पंजीकरण संख्या यानी कि यूनिक CSR रजिस्ट्रेशन नंबर प्रत्येक संस्था जो नियमों के अंतर्गत आती है जो किसी भी CSR गतिविधि को करने का इरादा रखती है 1 अप्रैल 2021 से ROC के साथ ई फॉर्म CSR 1 दाखिल करके CG के साथ खुद को पंजीकृत करेगी। CSR 1 दाखिल करने पर एक अद्वितीय CSR पंजीकरण संख्या सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न होगा। संशोधन नंबर 10 यानी कि आखिरी संशोधन क्या है? निदेशकों की रिपोर्ट के साथ CSR का नया अनुबंध। MCA ने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कंपनियां कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति संशोधन अधिनियम 2021 पेश किया है। ये नियम 22 जनवरी 2021 को लागू होंगे क्योंकि उसी तारीख को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया है और ये संशोधित नियम वित्तीय वर्ष 2021 के अधीन लागू होते हैं। निदेशकों की रिपोर्ट कंपनी अपनी बोर्ड रिपोर्ट के साथ अनुबंध 1 वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए या अनुलग्नक 2 के प्रारूप में CSR पर एक वार्षिक रिपोर्ट संलग्न करेगी। यानी कि अब ये हर कंपनी के लिए जिस पर CSR के प्रावधान लागू होते हैं ये उसके ऊपर बाइंडिंग है कि वो उसका एक वार्षिक रिपोर्ट के साथ अनुलग्नक सेकंड दाखिल करेगी कि उसने कितना CSR फंड सरकार के खजाने में या सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए खर्च किया है। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 से ये सारे नियम प्रभावी हो जाएंगे। तो ये हमारा छोटा सा लेक्चर था कंपनी अधिनियम अमेंडमेंट एक्ट 2021 के अंतर्गत। तो अब शाम को हमारा सोशल सिक्योरिटीज का लेक्चर आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।